जय हिंद। आज की वीडियो होने वाली है एमए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। 5 बुक्स हैं, पांचों बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहली बुक है आपके सामने HIST 331 जिसका कोड है, नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। बात कर ली जाए फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टडिंग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, शॉर्ट में भी हमेशा ही पूछा जाता है, तो ये आपने करना है। सोर्सेज ऑफ स्टडी तो ये नहीं पूछा जाता इतना, ठीक है, और ना ही इंडियन लैंडस्केप के बारे में कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए परिस्थितियों की और पर्यावरण के बारे में। सेकंड, इन्वायरमेंट, तो अर्ली सोसाइटीज़ किस प्रकार की थी कि पहले शिकार करते थे, फिर किस प्रकार से उन्होंने बसना आरंभ कर दिया, तो वो बसने की क्या कारण थी। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अर्ली एग्रीकल्चर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उगाया जाता था, और रिवर वैली सिविलाइजेशन किस तरह से डेवलप हुई, तो इसके बारे में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारी सेकेंड यूनिट की तरफ, स्टडिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें वाटर रिसोर्स जो है ना, हमारे पास कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज हैं, झीलें हैं, तो पर्वतों से जो नदियाँ बहती हैं वो है, ग्राउंड वाटर है, तो ये इन सब के बारे में पूछा जाता है। फॉरेस्ट नहीं पूछा जाता इतना, फॉरेस्ट के पास वैसे भी कुछ है नहीं है, फॉरेस्ट से रिलेटेड आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा डीप नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है हमारे सामने मैन नेचर। मैन और नेचर का क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हर बार पूछा गया है। हमने पीछे भी क्वेश्चन पेपर्स देखे थे तो उनमें भी आ रखा है, आपको पता ही है। फिर अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बन रही है, लेकिन ज़्यादा फोर्स आपने इस पे देना है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। बात करते हैं हमारे थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में हमारे पास कॉलोनियलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मान लो कि आप पढ़ ही लो, आगे भी हम आप अभी फोर्थ सेमेस्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें इन्वायरमेंट का किस प्रकार से दोहन किया गया, किनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, जिन्होंने हमें कॉलोनाइज्ड किया था उनके द्वारा, और उनकी कौन कौन सी इन्वायरमेंटल एजेंडा थे उनके, कि किस प्रकार से भारतीय जो संसाधन है उनका दोहन करना है, प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे सामने, तो उनका दोहन करना है अपने स्वार्थ के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। फोर्थ यूनिट की में आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, क्या डिबेट्स चलती हैं उस पर, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो किस तरह से हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए विकास की प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे है। गांधीवादी ये चलो इतना नहीं है। नेक्स्ट है आपके लिए चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन चाहे भारत का चंपारण वाला हो, सॉरी चंपारण की बोल रहा हूँ मैं, गढ़वाल का हो, उत्तराखंड का, या फिर हो हिमाचल का, जिसे न्यू चिपको आंदोलन कहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है, लेकिन ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आते, लॉन्ग में आपको यही देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड बुक की, जिसका नाम है मॉडर्न वर्ल्ड, HIST 332 जिसका कोड है। इसके फर्स्ट यूनिट से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। बाकी आपका अगर मन है तो इंपीरियलिज्म इन अफ्रीका भी पढ़ सकते हो। सेकेंड यूनिट का रशियन रेवोल्यूशन और ग्रेट डिप्रेशन, या फिर हम कहें कि न्यू डील वगैरह जब उसमें आई तो ग्रेट डिप्रेशन की बात होती है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये जो अभी तक मैंने आपको बताया। ये वाला तो नहीं, चलो ये वाला। अब थर्ड यूनिट में आपके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑब्वियसली पता ही है आपको किस तरह से स्टार्ट हुई, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, तो ये सब तो आपको पढ़ना ही है। इसी के साथ एंड ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम्स के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। बाकी यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये आपको आती ही है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस अब होता नहीं है, लेकिन डिस्कस किस चीज़ पे होता है, तो वो होता है अफ्रीका और एशिया पर। अफ्रीका और एशिया की ये जो एंटी कॉलोनियल यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे जो, तो किस प्रकार से वो आंदोलनों ने इन देशों को आज़ाद करवाया या फिर अंग्रेज़ों की शक्ति को कमज़ोर किया, इसके बारे में पूछा जाता है। लास्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, तो लास्ट यूनिट में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के कारण, परिणाम, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े इंटरनेशनल रिलेशंस में, फिर नॉन अलाइन मूवमेंट आ जाता है तो उसकी वजह से क्या वर्ल्ड में चेंजेस आए, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बन के उभरी, वो सब यहाँ पे पूछा जाता है। माओ ज़ेतुंग बेशक आपको पूछ लिया जाएगा, शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा, हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है ज़्यादा, तो ये आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से तो कोल्ड वॉर ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये वाले भी। इसके बाद आपकी नेक्स्ट बुक आती है HIST 334।
अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि HIST 334 लें या फिर 333, किसी ने सब्जेक्ट चूज़ किया होता है। इस वाले में ऑप्शन होता है, ठीक है, 333 में और 334 में ऑप्शन होता है। 33 कौन सा है, ये HP की हिस्ट्री पे बेस्ड है, ठीक है, सर्वे ऑफ HP हिस्ट्री, तो यहाँ पे ये आता है। अगर आपने ये वाली बुक ली है तो फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं और से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आपने यही वाली ली हुई है, 334 ली हुई है, यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, तो आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या परिणाम निकल के सामने आए और किस तरह से कोल्ड वॉर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, कि क्या रीजंस थे उसके, तो ये आपको पूछा जाएगा। इसी के साथ मिलिट्री अलायंसेस, जाटो, सीटो, सेंटो, अंसूस, वार्सा पैक्ट, तो ये सारे पूछे जाएंगे। ये तो चलो अमेरिका वाले हैं और ये रशिया वाला है, तो इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में बात कर लेते हैं। तो सेकेंड यूनिट में नॉन अलाइन मोमेंट, कैसे इसने जो नए स्वतंत्र देश थे उन्हें गुलाम होने से बचाया, इसकी क्या नीतियाँ थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गमाल नासिर और वामे निक्रुमा, जितने भी थे उन सभी के बारे में यहाँ पे आपको नाम याद रखने और लिख देना है। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया जो है, यहाँ पे वियतनामी वॉर, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को ये आता नहीं है कि क्या करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं तो कुवैत वॉर वगैरह जो है ना, ये शॉर्ट में आती हैं, कुवैत वॉर्स वगैरह क्यों हुई थी और क्या इम्पैक्ट है। थर्ड यूनिट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे और उसकी वजह से जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो किस तरह से, मतलब एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई, अमेरिका की हेजमनी हो गई वर्ल्ड में, अमेरिका ही डोमिनेंस करने लग पड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, एक ये भी तो है ही वैसे, ग्लोबलाइजेशन, कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, इसका क्या फ़ायदा होता है ग्लोबलाइजेशन का। हालांकि यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से या फिर ब्रिक्स कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। फोर्थ यूनिट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हम, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या क्या हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं जब हम डेवलपमेंट करते हैं, पेड़ वगैरह कटते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन होता है। इकॉनमी के लिए हम लोग, अब कोई फैक्ट्री खुल रही है, पैसा तो कमा रहे हैं हम, लेकिन उसकी वजह से फैक्ट्री से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो, तो किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलनी है उसके बारे में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड लास्ट इज़ मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी, इन दोनों में अंतर क्या, इनकी आइडियोलॉजी है, क्या मतलब है इनका, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हमारी HIST 335C के ऊपर। देखिए वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि 335A ले लो, B ले लो, C ले लो। A एंशियंट हिस्ट्री है, B मिडेवल हिस्ट्री और C मॉडर्न हिस्ट्री है। तो यूनिवर्सिटी हो गई या फिर कोई भी हो गया ना, कहीं से मटेरियल भी ढूंढना हो तो मॉडर्न का आसानी से मिल जाता है, इसलिए मैं मॉडर्न पे ही बात करूँगा, क्योंकि मैंने भी आगे मॉडर्न को ही पढ़ा हुआ है ज़्यादातर। तो मॉडर्न के बारे में ही मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मिडेवल और एंशियंट के बारे में जानना है तो आप कहीं और से देख सकते हो, क्योंकि मैं तो उसके बारे में बता नहीं सकता, मैंने खुद उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं की है। यहाँ से आपको क्या पढ़ना चाहिए ये बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बुक ही काफ़ी ज़्यादा नॉन प्रेडिक्टेबल है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सारे के सारे पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर बच्चे मांग रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ या फिर बताऊँ कि कौन से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो बंगाल बिहार की दीवानी, जो क्या बोलते हैं प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई के क्या कारण थे और उसकी वजह से किस प्रकार से सत्ता जो है वो सत्ता अंग्रेज़ों के हाथों में चले जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, द्वैध शासन प्रणाली जिसे कहते हैं, तो वो किस तरह से चली, वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 1 कहो या फिर चैप्टर 2 कहो, दोनों एक ही बात है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए फर्स्ट यूनिट से। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट, ये जितने भी है ना, इन सभी के क्या कारण थे या क्या परिणाम निकले, इसके बारे में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता जितना किया जाता है इनके अधीन आए हुए प्रावधानों का, क्योंकि पिछला रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया, वो तो ऑब्वियसली बात है। तो इसमें क्या नए प्रावधान जोड़े गए, प्रावधान आपको पढ़ने हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रेडिक्टेबल बुक है, कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट यूनिट पूरी की पूरी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। सेकंड की बात कर ली जाए तो सेकंड में ट्रांसफ़र, जो कैसे पहले कंपनी के हाथ में हमारी सत्ता थी, फिर उसके बाद क्राउन की तरफ चले जाती, तो उसके क्या कारण थे या प्रभाव थे, वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 का, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट भी ठीक ठाक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है ये, लॉन्ग में आपको नहीं पूछा जाएगा, या तो दोनों पूछ लिए जाएँ, 1861 और 92 का दोनों पूछ लिए जाएँ तो फिर ये लॉन्ग में बन जाता है। अदरवाइज़ ये मार्लियामेंटो जो रिफॉर्म है ये 1909 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्या कारण थे और इसमें क्या क्या प्रावधान थे और इसका परिणाम क्या निकले,
वो आपसे पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नेचर एंड वर्किंग ऑफ डायरकी, तो जो द्वैध शासन था उसकी आलोचना, ज़्यादातर आलोचना पूछी जाती है, तो द्वैध शासन की आलोचना बता दीजिए या फिर उसके प्रभाव बता दीजिए। तो ये तो 11th और 12th चैप्टर यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है लॉन्ग के लिए। और शॉर्ट की बात कर ली जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली, इंडियन सिविल सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विस, ये शॉर्ट के लिए बनता है। लास्ट यूनिट की बात कर लें तो लास्ट यूनिट में आपके सामने सांप्रदायिकता, ठीक है, 1935 का जो ये प्रोविजनल एक्ट था ये पूछा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले इसके, किस प्रकार से इसने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, तो फिर सांप्रदायिकता के कारण बन जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता के कारण परिणाम, या फिर हम कहें कि विभाजन के कारण और परिणामों के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है भारत का स्वाधीनता अधिनियम 1947 का, जो स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी। उसके बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे थे और क्यों हुआ ये, तो इसके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद आपकी 5th बुक की बात कर लेते हैं जिसका नाम है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। इसका कोड है HIST 340 AEC। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपका पास होना ज़रूरी है, नंबर मैटर नहीं करते हैं, नंबर तो शो तक भी नहीं होंगे, आपको सिर्फ पास होना है इसमें। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पास होने जितना लिख के आओ, मेहनत तो करनी है इसके लिए भी। तो इस बुक से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुसंधान नीति शास्त्र की समझ। तो क्या होता है एथिक और जो रिसर्च एथिक्स होती है वो क्या होती है, इसके बारे में तो हर बार शॉर्ट में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। इसी के साथ प्लेजरिज्म, तो प्लेजरिज्म क्या है, फिर उसमें किस तरह से हमें एथनिसिटी दिखानी चाहिए, अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए, तो साहित्यिक चोरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जनरल पब्लिकेशंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, मतलब सामान्य प्रकाशन नीति शास्त्र जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। यहाँ फर्स्ट यूनिट में आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो आपको दिख रहा है, अनुसंधान नीति शास्त्र की समझ और साहित्यिक चोरी और नैतिक लेखन, नैतिक लेखन भी छोड़ दो, साहित्यिक चोरी आपको करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट की बात कर लें तो सेकंड यूनिट में आपके सामने गुणवत्तापूर्वक शैक्षणिक प्रकाशन में नीति शास्त्र, जिसमें कोप और केयर के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोप और केयर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर लॉन्ग की बात कर ली जाए तो लॉन्ग में आपके सामने शैक्षणिक कदाचार आता है और उसे किस प्रकार से रोका जा सकता है, आचार संहिता क्या होती है, तो ये पूछा जाएगा आपसे, शैक्षणिक कदाचार क्या है और इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है, ये लॉन्ग में बन जाएगा। और आचार संहिता क्या होती है ये शॉर्ट में बन जाएगा। बात कर ली जाए थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में डिजाइन सोच प्रक्रिया जो है ये शॉर्ट के लिए ही है, मेंडले MS वर्ड ये भी शॉर्ट के लिए ही है। लॉन्ग में आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है उदाहरण शैलियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइटेशन स्टाइल्स, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, तो फोर्थ यूनिट में आपके सामने क्वेश्चन है उदाहरण वही साइटेशन और उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो ये नहीं पूछा जाता है, इसको नहीं पढ़ना है आपने पढ़ना है साहित्यिक समीक्षा क्या होती है, ई संसाधन जो इंटरनेट है इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, तो ये आपने पढ़ना है। और इसी के साथ आपका लास्ट चैप्टर जो साहित्यिक चोरी की जो जांच हो रही है उसको उसमें कौन कौन से उपकरण हमें सहायता दे रहे हैं, शोध शुद्धि है, उर्गंड है, तो ये क्वेश्चन कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लॉन्ग में।